Hello everyone, I welcome you all to this new lecture on design of steel structure with me Shashank Avasthi. This is lecture number 10. So very congratulations if you have completed the last 9 lectures. We are today going to begin with a new topic, that is design of compression member. This is a long topic, that is why it may take 1 or 2 lectures. So let us begin with this topic. इस टॉपिक की शुरुआत अब हम लोग करते हैं, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स. ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर पढ़ने के पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कंप्रेशन मेंबर कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली जहाँ तक हमारा स्कोप अलाउ करता है, तो बेसिकली जो मेंबर हैं वो हम 2 जगह पे उनको स्टडी करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स में उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, पहला जो स्टडी होता है दैट इज अबाउट फ्रेम्स, और दूसरा जो स्टडी होता है दैट इज अबाउट ट्रसेस, है ना. ट्रसेस एंड फ्रेम्स, है ना. ओके, फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बेंडिंग भी आती है और एक्सियल स्ट्रेसेस भी आते हैं. ठीक है, एक्सियल स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग बोथ ऑफ देम आर देयर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रसेस, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, यानी एक्सियल टेंशन या एक्सियल कंप्रेशन डेवलप होता है. ठीक है, तो फ्रेम्स और ट्रसेस दोनों में ही टेंशन और कंप्रेशन मेंबर का उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये मेंबर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है. 2 टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे एक है फ्रेम और दूसरा है ट्रस. ठीक है, अब ट्रस और फ्रेम में मैंने बता दिया, इसमें बेंडिंग होती है, इसमें मेरे पास सिर्फ एक्सियल लोडिंग होती है. ठीक है, अब बेंडिंग में मैं ये देखूंगा कि फ्रेम के अंदर, मैंने बताया ना, इसके अंदर भी टेंशन मेंबर होते हैं, इसके अंदर भी कंप्रेशन मेंबर होते हैं. सिमिलरली इसके अंदर भी टेंशन मेंबर होते हैं, इसके अंदर भी कंप्रेशन मेंबर होते हैं. ठीक है, अब इसके मैंने इससे पहले वाले उसमें आपको पढ़ाया था कि इसका जो टेंशन मेंबर होते हैं ट्रसेस के, उन्हें हम लोग कहते हैं टाई मेंबर्स. ट्रस के कंप्रेशन मेंबर को, टेंशन मेंबर को हम लोग कहते हैं टाई मेंबर्स. ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि ट्रस के जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रट. क्या कहते हैं? स्ट्रट. ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्रेम की. तो फ्रेम में जो कंप्रेशन मेंबर होता है दैट इज नोन एज अ कॉलम. ठीक है, तो कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है जिसमें बेंडिंग और एक्सियल दोनों के दोनों प्रकार की स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं. लेकिन प्योर टेंशन मेंबर, अगर आप लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो वो सिर्फ स्ट्रट्स के केस में होती है, और टाई मेंबर के केस में सिर्फ प्योर टेंशन हमें देखने को मिलती है. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो दिस वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन. तो हम इस जो यूनिट है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रट, सेकेंड थिंग इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलम. ठीक है, इन दोनों के बारे में बात होगी क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर का एक हिस्सा है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके, अब लोग शुरुआत करते हैं. तो कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? एक सबसे पहला जो चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है वो है कि मैं थोड़ा याद दिला दूँ आपको, लैम्डा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? 180 होता है फॉर एनी कंप्रेशन मेंबर. किसी भी कंप्रेशन मेंबर के लिए लैम्डा की वैल्यू 180 के बराबर होती है. और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? L इफेक्टिव डिवाइड बाय R मिनिमम, ये फॉर्मूला होता है लैम्डा का. ठीक है, तो दिस इज कंप्रेशन मेंबर, है कि नहीं. अब ये सबसे कम वैल्यू है ना, लैम्डा की जो वैल्यू है ये सबसे कम है. इससे ज़्यादा टेंशन मेंबर की वैल्यू हमने 400 सुनी है, फिर 350 सुनी है, 250 सुनी है, ये सब चीज़ें हैं. तो ये 180 के बराबर होता है, सबसे कम होता है. क्यों होता है सर? वाई इज इट द लीस्ट? लैम्डा की वैल्यू सबसे कम क्यों होती है? रीज़न क्या है?
रीज़न ये है कि जो कंप्रेशन मेंबर है इट इज़ प्रोन टू बकलिंग, इट इज़ प्रोन टू बकलिंग, और जो बकलिंग होती है ये प्रिवेंट की जा सकती है अगर हम इसकी इफेक्टिव लेंथ को कंस्ट्रेन करें, यानी इफेक्टिव लेंथ को अगर हम लोग कम रखेंगे तो ये जो लैम्डा की जो बकलिंग की जो संभावना है वो कम हो जाती है। दैट इज़ वाई वी टेक लैम्डा एज मिनिमम। लैम्डा की वैल्यू सबसे कम ली जाती है जब भी हम कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ रीज़न बता दिया। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस रीज़न को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगला टॉपिक आता है इसमें इफेक्टिव लेंथ। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कॉन्सेप्ट्स को आराम समझा रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्लैंडरनेस रेशियो बता दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट इफेक्टिव लेंथ बता दिया। अब इफेक्टिव लेंथ के बारे में देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें इसके बारे में पता है, हमें इसके बारे में इफेक्टिव लेंथ के बारे में पता है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा भी है। लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में इफेक्टिव लेंथ के लिए प्रोविजन थोड़े से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है हम देखते हैं। देखो, हमें मालूम है कि अलग अलग केसेस में जो इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू होती है दैट इज़ वेरिएबल। तो पहला केस हम लेके चलते हैं, दैट अ कॉलम विच इज़ फिक्स्ड एट द एंड एंड फ्री ऑन द टॉप, इसके लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, अगर ये डिफॉर्म होगा तो ये इस प्रकार का एक शेप लेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें पता है कि एल इफेक्टिव की वैल्यू 2L के बराबर होती है। तो ये एक थियोरेटिकल वैल्यू है, दिस इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन IS कोड एक अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो कि 2L के बराबर ही है। इसके केस में IS 800 ये वैल्यू रिकमेंड करता है। ठीक है, अलग अलग केसेस में ये वैल्यू क्या है, वेरी कर सकती है थियोरेटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो ये मैंने पहला केस आपको बता दिया। दूसरे केस पे आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड केस, जो अगला केस है, दिस इज देयर इज 2 हिंज्ड, ऊपर और नीचे 2 हिंज लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से एक लोड लगा, यहाँ पे नीचे से एक लोड लगा। ठीक है, और ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर हिंज है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू हमने एल के बराबर पढ़ी है, थियोरेटिकल वैल्यू। IS कोड भी इसकी वैल्यू एल के बराबर ही देता है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये मैं दोनों वैल्यूज इसलिए साइमल्टेनियसली लिख रहा हूँ जिससे आपके मन का डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए कि हमने सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो इफेक्टिव वैल्यू ये पड़ी थी, यहाँ पे आप ये ले रहे हो, ऐसा क्यों। तो ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, अभी पता चलेगा कि किस केस में होती है। तीसरा केस है हमारे पास, वन एंड हिंज्ड अदर एंड फिक्स्ड केस। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज अ डिफॉर्म्ड शेप, दिस इज वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड फिक्स्ड केस। इसमें एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है दिस कम्स आउट टू बी L/√2 विच इज इक्वलेंट टू 0.707 टाइम्स L। ठीक है, ये थियोरेटिकल वैल्यू होती है, दिस इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। जबकि IS कोड जो वैल्यू अडॉप्ट करता है दिस वैल्यू इज 0.8 टाइम्स L। आपको जब भी स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू मस्ट यूज दिस वैल्यू, दैट इज 0.8 टाइम्स L। इस वैल्यू को आपको यूज करना आना चाहिए, मतलब आपको यही वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, द थिंग इज दिस, सो दिस इज वन एंड हिंज अदर एंड फिक्स्ड केस। और लास्ट केस जो होता है दैट इज केस नंबर 4, यानी इससे पहले 3 केस करा दिए। केस नंबर 4 जो यूजुअली हमें देखने को मिलता है इज द बोथ एंड हिंज्ड केस, बोथ एंड फिक्स्ड केस। अब बोथ एंड फिक्स्ड केस में क्या होगा कि ये इस प्रकार से कुछ डिफ्लेक्ट होगा और एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है ये मेरे पास 0.5 टाइम्स L होती है थियोरेटिकली, और इस केस के लिए IS कोड डिपेंड करता है 0.65 टाइम्स L के बराबर। ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों एक्चुअली। तो देखो, ऊपर वाले के केस में 0.707 टाइम्स L के बराबर होती है एल इफेक्टिव की वैल्यू, और नीचे वाले केस में 0.8 टाइम्स L के बराबर होती है एल इफेक्टिव की वैल्यू, है ना। अब देखो ये वैल्यू बढ़ क्यों गई, वाई इज इट इंक्रीज्ड।
वाई इज इट इंक्रीज्ड? इसका एक सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं जो फिक्स सपोर्ट है इट प्रोवाइड्स 100% फिक्सिटी। यानी ये जो पोर्शन हमारे पास है यहाँ पे, जो मैं आपको एक मिनट, ये जो पोर्शन है हमारे पास ये यहाँ पे, इस पोर्शन में हम थियोरेटिकली क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 100% फिक्सिटी देखने को मिलेगी, पर एक्चुअल केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 100% फिक्सिटी यहाँ नहीं होती, थोड़ा बहुत तो ढीला हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो मतलब कम रेजिस्टेंस आ ही जाता है इतने पोर्शन में, है ना। दैट इज वाई वी इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट जिस पॉइंट से बकलिंग शुरू होती है और जिस पॉइंट पे बकलिंग खत्म होती है, उन दोनों बकलिंग के पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है, जो बची हुई जो लेंथ होती है, दैट इज लेंथ इज नोन एज द इफेक्टिव लेंथ, है ना। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ 0.707 थी अगर ये यहाँ 100% फिक्सिटी देता तो, पर अगर ये लेंथ हमारे पास यहाँ 100% फिक्सिटी नहीं है तो ये जो लेंथ है इट कैन बी इंक्रीज्ड टू 0.8 टाइम्स एल के बराबर, 0.8 टाइम्स एल के बराबर इट कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सो ये वो वैल्यूज हैं। तो आप ही कहोगे सर एल इफेक्टिव की वैल्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन वाई, क्यों, क्या जरूरत पड़ जा रही है एल इफेक्टिव की वैल्यू को पढ़ने की। देखो एल इफेक्टिव की वैल्यू को पढ़ने इसलिए ज़रूरी है, आपने यूलर का फॉर्मूला पढ़ा है। यूलर का फॉर्मूला ये कहता है कि पी क्रिटिकल यानी बकलिंग के लिए जो स्ट्रेस हमारे पास जो लोड चाहिए दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ये यूलर का फॉर्मूला है। और एल की जगह पे एल इफेक्टिव भी पुट कर सकते हैं। तो यूलर का फॉर्मूला ये कहता है कि पी क्रिटिकल की वैल्यू डिपेंड करती है एल इफेक्टिव के ऊपर। That is why effective length is one of the governing factors which will define the critical load or the permissible stress which is allowed on a compression member. That is why we should know about the various effective length provisions which are mentioned in the IS code. ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब एक बात और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि L क्या है, what is this L? This is the unsupported length of the member. This is the unsupported length of the member. अब देखो क्या हो रहा है unsupported length में। unsupported length is that length, unsupported length is that length कि जब वो member हमने कहीं भी किसी भी सपोर्ट के से पकड़ के नहीं रखा, ना तो हिंज लगाई है ना ही फिक्स किया है, वो एक नेचुरल लेंथ है उस मेंबर की, ठीक है। उस मेंबर में किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, वो मेंबर पूरी तरह मुक्त है किसी भी कंस्ट्रेंट से। तो वो जो लेंथ उसकी ओरिजिनल जो लेंथ होती है ना, दैट लेंथ इज नोन एज द अनसपोर्टेड लेंथ। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। सो दिस वॉज विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ। इसका एक कोड में एक डेफिनेशन भी गिवन है, वो भी आप लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है, the maximum clear distance between the top of the floor and the bottom of the shallow beam। देखो क्या है, जैसे मान लो कि ये दो बीमें हैं हमारे पास ऊपर और ये हमारे पास फ्लोर है या नीचे। ये फ्लोर के टॉप से शैलो बीम की जो डिस्टेंस होती है, ये देखो ये बीम शैलो है, शैलो यानी, और ये बीम डीप है, डीप यानी गहरी, शैलो यानी उथली, उथली यानी जिसकी डेप्थ कम हो। तो जो कम डेप्थ वाली जो बीम है उससे लेकर फ्लोर तक की जो दूरी होती है, दिस दूरी इज नोन एज द अनसपोर्टेड लेंथ। दिस दूरी इज कॉल्ड एज द अनसपोर्टेड लेंथ। मतलब ये अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू हमको लेके चलनी पड़ेगी कि वो मेंबर की अनसपोर्टेड लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ना मूविंग फॉरवर्ड, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इफेक्टिव लेंथ के बेसिस पे हम क्रिटिकल यूलर्स क्रिटिकल लोड को निकालते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको यूलर्स क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला भी बता दिया है, अगर कोई भूल गया हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले को। तो यूलर के क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम
स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर इसके बराबर होता है। दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल बकलिंग लोड इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम्स। लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर का फॉर्मूला, यूलर्स क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला ये आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज पाई स्क्वायर ई और आई की जगह पे ए आर मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, आर मिनिमम को मैं नीचे ले जाता हूँ तो पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्रिटिकल। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर के बराबर। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल लोड, जहाँ लेमडा किसके बराबर होता है, स्लेंडरनेस रेशियो के बराबर होता है। जिस स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को मैंने आपसे पहले प्रोविज़न में एक्सप्लेन किया था कि इसकी वैल्यू, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 180 लेके चलते हैं हम कोड में। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये आपस में क्या है, सब रिश्तेदार हैं। यूलर का फॉर्मूला और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रिश्तेदार हैं आपस में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो स्टील स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इस यूलर के फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है उसको रिफाइन करके और भी कई सारे फैक्टर्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करके एक नया फॉर्मूला उनने प्रपोज किया है। ठीक है, तो उसका जो बेसिक है ना वो यूलर के फॉर्मूले से ही उपजे हैं ये सारी चीज़ें। दिस इज द मेन सोर्स, दिस इज द मेन पेरेंट बॉडी, यहाँ से पेरेंट बॉडी है, यहाँ से वो उस फॉर्मूले को हमने क्या किया है, डिराइव किया है, कई और फैक्टर्स को और कई और कंस्ट्रेंट्स को, कई और चीज़ों को हमने कंसिडर किया, उसके बाद जाके हमें IS कोड का फॉर्मूला हमें पता चला। ठीक है, तो दिस इज यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। अब एक और यहाँ पे एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि अगर सिग्मा सी सी यानी यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू को अगर हम लोग निकालें तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। क्या किया सर हमने, ये जो ए है ना हमारे पास, इस ए की वैल्यू को हमने इस ए की वैल्यू को वी हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ ए just in the denominator of P critical and we found out the value of sigma cc और sigma cc कहलाता है यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट जरूर लिखना है हमको। लिखो, द assumption involved in the derivation of Euler's critical stress because of the assumption involved in the derivation of Euler's critical stress, we get a higher value of stress, higher value of stress, but actually the column buckles, at less value of stress, that is सिग्मा लेस देन सिग्मा सी सी। ठीक है, तो सिग्मा सी सी की वैल्यू जो यूलर से हम लोग फॉर्मूले से जो निकालते हैं, दैट वैल्यू इज मच मोर ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू जिस पे वो पहले ही फेल कर जाएगा। मतलब कि अगर ये वैल्यू मान लो 100 है तो वो जो कॉलम है वो 75 पे ही पहले ही फेल कर जा रहा है। तो सिग्मा सी सी की वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, वो वैल्यू तक वो स्ट्रेस पहुंच ही नहीं पाता, क्रिटिकल वैल्यू तक वो स्ट्रेस पहुंच ही नहीं पाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस सिग्मा सी सी की वैल्यू को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कि वो बकलिंग को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है,
तो इस वजह से क्या किया कि IS 800 2007 modified the यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया टू गिव अ न्यू स्ट्रेस वैल्यू, न्यू रिड्यूस लिख लीजिए, रिड्यूस्ड स्ट्रेस वैल्यू FCD। और ये जो FCD जो वैल्यू कोड में जो गिवन थी, ये बकलिंग, इस पे बकलिंग देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इस जब ये स्ट्रेस हमारे पास डेवलप होता है तब हम कहेंगे कि बकलिंग हो रही है उस कॉलम की, ठीक है। तो FCD जो वैल्यू है ना, दिस इज लेस देन सिग्मा CC, ठीक है। और इस वैल्यू पे बकलिंग एक्चुअली में देखने को हमें मिलती है। तो इस वैल्यू को कोड ने, IS कोड ने हमें रिकमेंड किया है। दिस वैल्यू इज रिकमेंडेड बाय द IS कोड। फाइन। तो हमें क्या है, हमें अब अगर हमको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है किसी भी कॉलम की, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कॉलम, then it is directly equal to the stress, that is FCD, which is given in the code, multiplied by the gross cross sectional area, gross cross sectional area। ये बहुत important है हमारे पास। इससे हम उस मेंबर के शेप को और उस मेंबर के सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ साफ गणित ये है कि हमें मालूम होगा कि उस मेंबर पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है। फिर हमको ये भी पता है कि कुछ फैक्टर्स को और यूलर्स क्रिटिकल वाले फॉर्मूले को और इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हमें ये चीज़ कोड से मिल जाएगी। तो हम क्या निकाल पाएंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा सेक्शन, विच सेक्शन आर वी गोइंग टू प्रेफर, कौन सा सेक्शन हम प्रेफर करेंगे। यही तो करते हैं डिज़ाइन में, हमें लोड पता होता है और हम उसको काउंटरैक्ट करने के लिए कितना सेक्शन की ज़रूरत है जो उस प्रकार की कंडीशन से नेगोशिएट कर पाए, उस सेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। ये अब मैं इसको बार बार तो डिफाइन करूंगा नहीं। दिस इज द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस which is mentioned in IS 800 2007, and this is the gross cross sectional area of the column which is being decided by the person who is solving this। देखो ऐसा है, अब देखो अब ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। सब्जेक्टिव मतलब इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। अब ये मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ 500 mm² ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो भैया अब कोड में बहुत सारे सेक्शन अवेलेबल हैं जिन सेक्शन के लिए, जैसे मान लो सर्कुलर हो गया, आई सेक्शन हो गया, बहुत सारे सेक्शन अवेलेबल हैं कोड में, है ना। यहाँ बस मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ। जो जितने भी सेक्शन अवेलेबल है ना कोड में, ये सारे के सारे सेक्शन में कोई एक आध सेक्शन होगा जिसके एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया 500 से हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं कि अब आप यू कैन चूज कि इनमें से किस एरिया को आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो वो उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज वाई डिज़ाइन इज अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, डिज़ाइन इज अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। यहीं पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एनालिसिस ऑन द अदर हैंड इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ये बहुत बढ़िया यहाँ एक बात निकल के आई है, तो मैंने कहा ये भी बता दी जाए। देखो डिज़ाइन और एनालिसिस मतलब ये दोनों के दोनों एक के मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। कैसे, देखो जब शुरुआत में आपको सारे लोड गिवन हो, ठीक है, और लोड से फिर आपको फाइनल स्ट्रक्चर बनाना हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिज़ाइन। क्या कहते हैं, डिज़ाइन। लेकिन जब उल्टा हो जाए, जैसे हमें गिवन है कि मेंबर के क्रॉस सेक्शन क्या है, हमें गिवन है कि वो मेंबर किस मटेरियल का बना है, सब कुछ पता है हमको, और आपसे पूछा जाए कि ये मेंबर कितना लोड बियर कर पाएगा, तो दिस इज नोन एज एनालिसिस, दिस इज नोन एज एनालिसिस। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जब ये फिक्स हो जाए, यानी फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए,
दिस इज फिक्स्ड, इसमें द लोड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हो जाए और इसके करस्पॉन्डिंग फाइनल स्ट्रक्चर का एक ऑप्शंस जो होंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोड में ऑप्शन नहीं होंगे। लोड की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि सर अगर ये स्ट्रक्चर है तो इतना ही लोड वो बियर कर सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, फाइनल स्ट्रक्चर में हमें मिलेंगे ऑप्शंस, इसमें हमें मिलेगा नो ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या, ये दो विधाएं हैं। दीज आर द टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच मे बी आस्क्ड इन एनी डिजाइन कोर्स। यानी जरूरी नहीं है स्टील में, आप अगर आरसीसी के भी अगर आप लोग लेके देखो क्वेश्चंस को, तो वो यही दो चीजें पूछते हैं न्यूमेरिकल में। या तो आपसे पूछ लेंगे कि ये क्रॉस सेक्शन गिवन है तो उसमें कितना लोड बियर कर सकता है, या तो आपसे लोड दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ। तो ये जो ऊपर जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, इस फॉर्मूले में मैंने डिजाइन के बारे में बताया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दूं और स्ट्रेस आपको पता ही है परमिसिबल स्ट्रेस, तो परमिसिबल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप ये भी बता सकते हैं कि कितना लोड वो मेंबर बियर कर सकता है। तो ये एक फॉर्मूला क्या है, ओपन एंडेड है, ठीक है। ये नहीं है कि इसको इसी तरीके से उपयोग करना है, इसको दूसरी तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। नजरिए की बात है कि हम उस फॉर्मूले को किस प्रकार से देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। So this was all which I would like to tell in this topic. Now moving forward, now there is one question which is given to you if you people want to solve it. Basically what this question is all about, this question is, अब ये अच्छा एक बात, जो FCD जो निकालने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कोड में गिवन है, आप कोड से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज यू टेंड टू मग अप दैट फॉर्मूला। हालांकि अगले वाले क्वेश्चन में मैं उस फॉर्मूले के बारे में ज़रूर आपको लिखवाऊंगा उस फॉर्मूले को, पर यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू जस्ट हैव टू यूज़ दैट फॉर्मूला। या तो पेपर में गिवन होगा आपको, अगर वो पेपर में गिवन नहीं है तो आपको एक टेबल गिवन होगी जिसमें डायरेक्टली आपको FCD की वैल्यू को उसी टेबल से लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप एक लिख लो, एक क्वेश्चन को, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन क्या है, अ स्टील कॉलम कंसिस्ट ऑफ ISMB 400। अब देखो ये ISMB है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन, है ना, जिसमें वन एंड इज रिस्ट्रेन्ड, वन एंड restrained against rotation and translation। देखो ये लैंग्वेज है, against rotation and translation। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो सपोर्ट उसे घूमने दे रहा है और ना ही वो सपोर्ट उसको हिलने दे रहा है अपनी जगह से। तो इस प्रकार का सपोर्ट जो होता है, इस प्रकार का जो सपोर्ट होता है, that support is known as the fixed support। यानी उसका एक एंड फिक्स्ड है, ठीक है। while the other end is only restrained against ट्रांसलेशन। यानी जो दूसरा एंड है उसमें सिर्फ क्या है, वो सिर्फ हिलने से रोकता है, रोटेट होना उसमें अलाउड है। तो ये कौन सा सपोर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ना लिखा हुआ मिले, तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जहाँ रोटेशन अलाउड है, ट्रांसलेशन नहीं अलाउड है, वो हिंज सपोर्ट, जहाँ दोनों अलाउड नहीं है वो फिक्स सपोर्ट, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अनसपोर्टेड लेंथ आपको दी हुई है, अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, दिस इज द अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी एट सर्विस लोड कंडीशन। डिटरमाइन द एक्सियल लोड कैरिंग
कैपेसिटी एट सर्विस कंडीशन, है ना, सर्विस कंडीशन में, और लिखा है यूज लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड का उपयोग करना है, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हमें पता करना है। ओके सर, तो कुछ और भी डेटा हमें गिवन है यहाँ पे, जो मैं यहाँ लिख दूँ, कुछ डेटा भी गिवन है। जैसे हमें गिवन है कि जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस इज इक्वल टू 7846 mm², ISMB का जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमें एक और गिवन है, हमें आर मिनिमम की वैल्यू भी गिवन है, यानी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज 28.2 mm के बराबर, ठीक है। वी आर ऑल्सो गिवन ई, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज 200 GPa। वी आर ऑल्सो गिवन द गामा एफ, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड भी बोलते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड, ये भी हमें गिवन है, दिस इज 1.5, एंड गामा नॉट, दैट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, स्टील के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मटेरियल के लिए, दिस इज 1.1। द यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू 300 MPa, यील्ड स्ट्रेस 300 MPa है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, आर मिनिमम है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, गामा एफ है, गामा नॉट है। दिस इज द डेटा विच इज अवेलेबल टू अस, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी हमें ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जो एनालिसिस का क्वेश्चन है, जहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है। वो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि दिस इज एन एनालिसिस का क्वेश्चन। तो एनालिसिस का जो क्वेश्चन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव यानी इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, इसके मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल वैल्यू हमें मिलेगी। अब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में एक फॉर्मूला, जो मैं यहाँ FCD का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। याद करना है तो याद कर लीजिए, कंपटीशन में इसका उपयोग नहीं होगा वैसे, पर अगर आपको याद करना है तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखने में कोई खराबी नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये IS कोड का फॉर्मूला है, IS 800 2007, इसका फॉर्मूला है ये हमारे पास, इसको लिख लीजिए। FCD इज इक्वल टू FY डिवाइडेड बाय गामा m नॉट फाई प्लस रूट ऑफ फाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ओके, जहाँ पे फाई जो है दिस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा इंटू लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा स्क्वायर, ये होता है। जहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है रूट ऑफ FY डिवाइड बाय FCC, और FCC जो है दिस इज यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, दिस इज पाई स्क्वायर EI अपॉन लेमडा स्क्वायर। अच्छा, ये लेमडा अलग है, दिस इज, इसको लेमडा डैश बोल दो भले ही, वो पेपर में वहाँ पे उसको लेमडा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हुआ था, तो डोंट यूज दिस वैल्यू लेमडा ओवर हियर, जिसमें यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यूज दिस वैल्यू एज L इफेक्टिव डिवाइड बाय R मिनिमम का स्क्वायर, टू यूज इट लाइक दिस। हालांकि वी कॉल इट लेमडा, तो लेमडा जो है, लेमडा इज मोस्टली जो लेमडा होता है दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो, लेकिन यहाँ पे जो लेमडा है इट इज़ द रेशियो ऑफ FY टू FCC, है ना, ये होता है हमारे पास, ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आई अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा है ये बकलिंग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। बकलिंग कैटेगरी वहाँ पे कोड में ABCD के नाम से डिफाइंड है, आप IS कोड में जाके ढूंढ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी की बकलिंग में आता है, वहाँ पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन की को कैटेगराइज किया हुआ है। तो अल्फ़ा जो होता है इट इज़ द
इट डिपेंड्स ऑन द बकलिंग कैटेगरी, ए बी सी डी पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.34, कितनी गिवन है 0.34, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए, एक मिनट, ये आई नहीं है, इस फॉर्मूले में ई आई नहीं होता, दिस इज पाई स्क्वायर ई अपॉन ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए एक बात समझिए, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमें क्या क्या गिवन था, जरा इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देख लें। हमें गिवन था आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है, तो इस वाले प्रॉब्लम में हम इस वाले फॉर्मूले में, किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आर मिनिमम की वैल्यू और ई की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को पुट करके, और एल इफेक्टिव की वैल्यू हम कितनी रहेंगे, ये कौन सा वाला केस है, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड, तो हमें पता है एल इफेक्टिव की वैल्यू इस केस में कितनी होती है, दिस केस में दिस वैल्यू इज 0.8 टाइम्स एल, तो 0.8 टाइम्स एल की जगह पे अगर मैं 5 मीटर जो कि गिवन है क्वेश्चन में, 5 8 से कितना हो गया 40, दैट इज 4 मीटर, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर, तो 4 मीटर एल इफेक्टिव की वैल्यू हो गई, ठीक है, और 4 मीटर एल इफेक्टिव की वैल्यू हो गई, आर मिनिमम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो एफ सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एफ सी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो एफ सी की वैल्यू नोन है, एफ वाई की वैल्यू नोन है, तो इस लेमडा की वैल्यू हो जाएगी, लेमडा डैश नहीं है, ये लेमडा ही है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले के लिए अलग डिफाइन करते हैं, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी। फिर इस लेमडा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू जब पुट करेंगे और अल्फा 0.34 दिया है तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक फाई की वैल्यू आ जाएगी, और इस फाई की वैल्यू को फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो फाई और लेमडा इसकी मदद से, और गामा एम नॉट मेरे पास कितना गिवन है 1.1 के बराबर। देखो गामा एम नॉट स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हमें 1.1 दिया हुआ है, तो 1.1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, एफ वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू हमारे पास नोन है, फाई की वैल्यू हमारे पास नोन है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, हमें सर वैल्यू मिल जाएगी एफ सी डी की। वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी डी। अब ये इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दिस एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ सी डी। कैलकुलेशन आप करिएगा, वहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एफ सी डी की वैल्यू को आपके सामने लिख देता हूँ, तो एफ सी डी कम्स आउट टू बी 72.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप उसको सॉल्व करके एक बार चेक करो कि कहाँ गलती है, नहीं हुआ तो दोबारा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे गलती आपको मिल जाएगी। एफ सी डी की वैल्यू पता चल गई। अब मैंने इससे पहले क्या बताया था कि पी क्रिटिकल इज, यानी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, दिस इज एफ सी डी इंटू ए ग्रॉस, ठीक है। अब ए ग्रॉस की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, जो कितनी है 7846 के बराबर, और एफ सी डी की वैल्यू मैंने 72.53 कैलकुलेट अभी की, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस कम्स आउट टू बी 569 किलो न्यूटन। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक प्रॉब्लम है, दिस इज, ये जो वैल्यू है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में और ये mm स्क्वायर में, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास दिस मल्टीप्लाइड बाय 1000 न्यूटन आएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन किलो न्यूटन। हम 1000 से इसको वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज 569 किलो न्यूटन। पर ये क्या है, दिस इज पी क्रिटिकल नहीं, दिस अल्टीमेट, पी यू बोलते हैं इसको, पी यू। तो दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये वर्किंग नहीं है, यानी इतना लोड थोड़ी ना हम लोग उसमें पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, लोड की कुछ कम वैल्यू को यूज करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग लोड। और जो वर्किंग लोड है, दिस इज अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है। कितनी गिवन है, P इज इक्वल टू 569 डिवाइड बाय 1.5 होगा। दिस इज द दिस इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज 379 किलो न्यूटन, ठीक है, 379 किलो न्यूटन। समझ में आ गई? तो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी ऑल शुड गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैं यहाँ पुट करूँगा,
पहली बात तो ये जो नीचे एक फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया था ना, प्लस फाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो फैक्टर था, दिस विल टेक केयर ऑफ बकलिंग। ये बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस फैक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 भी हो सकती है। एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड रहे, कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड रहे। ठीक है, कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड मतलब देयर इज डिस्टेंस, यानी देखो कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड मतलब कि जैसे अगर मान लो कि एक कॉलम है जो ऊपर नीचे के अलावा हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे इसको हमने पकड़ के रखा है, तो किसी भी पॉइंट पे बकलिंग या बेंडिंग नहीं हो पा रही है, तो उस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। क्योंकि हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि जो एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास, उसमें जब हम लोड लगाते हैं तो इट टर्न्स लाइक दिस। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है इसी को एल इफेक्टिव बोलते थे। पर अगर वो पूरा का पूरा कॉलम कंस्ट्रेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बकलिंग कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, तो देयर विल बी कंप्लीट रिस्ट्रेंट, एंड इन दैट कैटेगरी एल इफेक्टिव विल बी कंसिडर्ड एज 0। एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर कंसिडर की जा सकती है। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम में, इसलिए आपको याद रखना है इसको। ठीक है, अब कुछ एक स्पेशल रिजल्ट है जो मैं यहाँ पे और आपके सामने पुट अप करूँगा। एल इफेक्टिव की एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है अलग अलग कंडीशंस में। कुछ स्पेशल कंडीशंस भी मैं यहाँ पे पुट करूँगा एल इफेक्टिव की कैलकुलेशन करने के लिए। द फर्स्ट वन इज ओके, तो फर्स्ट वन इज मूवेबल फिक्स्ड सपोर्ट कंडीशन। ये थोड़ी स्पेशल कंडीशन है, ये आपको और पढ़ना है। देयर इज अ फिक्स्ड सपोर्ट एंड when we move this fixed support in the horizontal direction, so this is a movable fixed support. In a movable fixed support, the effective length is taken as 1.2 times L के बराबर। The effective length is taken as 1.2 times L। ठीक है, दूसरा है केस हमारे पास कि मान लो कि यहाँ ऊपर जो है, ऊपर हमारे पास फिक्स सपोर्ट है और नीचे हमारे पास हिंज सपोर्ट है, और इन दोनों के होने से क्या होगा, ये इस प्रकार से अगर ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस एल के बराबर होगी। ठीक है, तो दीज आर द टू स्पेशल केसेस, जिन स्पेशल केसेस में हम एल इफेक्टिव की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसके ऊपर कुछ वायर एक ऐसे लगा हुआ है इस पोल के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड है और ये अगर वायर है, तो एक तरीके से ये यहाँ पे फ्री का काम कर रहा है, तो इसके लिए भी एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी ये ट्वाइस एल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट वाला केस हो गया, यानी वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री, तब भी 2L के बराबर होगी, और वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड, तब भी 2L के बराबर ही होगी। ठीक है, ऐसा। तो अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे आप ये वाला एक लेके देखते हो कि वी आर गेटिंग, ऊपर एक फिक्स्ड है, नीचे एक फिक्स्ड है, ऊपर एक फिक्स्ड है, नीचे एक फिक्स्ड है, और यहाँ पे बीच में एक बीम, हमने एक रिजिड बीम यहाँ पे हमने पुटअप कर दी। तो इसके केस में क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा तब दिस बीम इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट इन दिस मैनर सच दैट द नेट रोटेशन एट दिस पॉइंट इज द नेट रोटेशन एट बोथ द पॉइंट्स इज 0। तो इस केस में एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी दिस कम्स आउट टू बी 1.2 टाइम्स एल। ठीक है, इस केस में और इस केस में ये जो दोनों वैल्यूज होंगी, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, तो ये एल इफेक्टिव की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे होती हैं। Now, moving forward, analysis of struts अब हमें पढ़ना है। तो analysis of struts जो है
This is similar to that of finding the load carrying capacity of that particular member. एक एग्जाम्पल ज़रूर हम इसका ले सकते हैं स्ट्रट का. ओके, अगला टॉपिक जो है दैट इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रट. स्ट्रट्स मैंने बताया था. स्ट्रट्स क्या होते हैं? दीज आर कंप्रेशन मेंबर्स विच आर सीन, कंप्रेशन मेंबर्स विच आर सीन इन केस ऑफ ट्रसेस. ट्रस के अंदर जो प्योर कंप्रेशन मेंबर होते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रट कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रट. अब देखो ट्रस बेसिकली दिखती कैसे है, पहले उसको एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं. जैसे मान लो कि ये एक इंडस्ट्रियल रूफ है, एक ऐसी ऊपर से एक रूफ है, और इस रूफ के ये इसका ऐसा इसका बेस है, ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट दिस, and then we have got this, we have got this. So this is basically a truss. This is basically a truss. अब ट्रस में ये हमारे पास देखो जैसे दो मेंबर हैं. ये जो मेंबर है ना, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्ट्रट. क्योंकि ये जो मेंबर है ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, बीच में उसका एक और जॉइंट आ रहा है, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रट. जबकि दिस मेंबर इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट. दिस मेंबर इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट. ठीक है. डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट मतलब जो एक जिसके बीच में जो एक जॉइंट और दो जॉइंट के बीच में ही लाई करे, तो दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट. जैसे ये स्ट्रट इन दोनों जॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है और तीसरा कोई भी जॉइंट नहीं आ रहा, तो दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, व्हाइल दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रट. क्योंकि इसके बीच में क्या है? बीच में एक और हिंज आ जा रही है, और शुरुआत और आखिरी वाली हिंज के अलावा भी एक बीच में हिंज हम देख सकते हैं. ठीक है. सो अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मैंने आपको समझा दिया. अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट पे आते हैं. अगला टॉपिक इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट. तो एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, एक सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट अगर है हमारे पास, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है अगर हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट जिसमें सिर्फ एक बोल्ट लगा हुआ है. क्या लगा है? एक बोल्ट जिसमें लगा हुआ है सिर्फ, तो उसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो एल के बराबर होगी. जैसे हमारे पास ये ऐसा कुछ हम लोग देख सकते हैं इसको. जैसे मान लो कि यही वाला मेंबर जो है अपना, एक यहाँ पे जो ये इस प्रकार का एक मेंबर है, ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव. दिस इज अ बोल्ट, दिस इज अ बोल्ट. ओके. एक तो ये है कि इसमें इंक बहुत जल्दी फैलती है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं तो अब ठीक है. तो देयर इज दिस एंड देयर इज दिस. ओके. तो ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है. ये यही वाला डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है जो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने यहाँ बनाया था. अब डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट में जो लेंथ है हमारे पास, जो नेचुरल लेंथ है, उस जो अनसपोर्टेड लेंथ है, वही लेंथ हमारे पास इफेक्टिव लेंथ के बराबर हो जाती है. ठीक है. लेकिन अगर उसी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट में उसके दोनों एंड्स पे हमारे पास अगर 2 बोल्ट्स और मोर हो और वेल्डिंग हो जाए, या तो वेल्डिंग हो जाए या तो 2 या 2 से अधिक बोल्ट हो जाए, तो उस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी ये घट जाएगी. ये कहलाएगी एल इफेक्टिव इज 0.8 टाइम्स एल. अब देखो मुझे दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम एल इफेक्टिव की वैल्यू को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एल इफेक्टिव की वैल्यू पे क्या डिपेंड करता है? क्रिटिकल यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस डिपेंड करता है. और उस क्रिटिकल स्ट्रेस की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं? डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ वाई स्ट्रट के केस में ये जो 2 केसेस हैं ये काफ़ी प्रीडोमिनेंट है. ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट का केस था.
डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट का केस था ये, ठीक है। तीसरा जो केस है, दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ इन प्लेन बकलिंग, सॉरी आउट ऑफ प्लेन बकलिंग। देखो क्या रहता है, ये बहुत ही मतलब क्या बोले, समझने का टॉपिक है। ये अगर समझ में आ गया तो अगर आप विजुअलाइज कर पाए तो मतलब खेल हो गया, ठीक है। ये आउट ऑफ प्लेन बकलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। देखो क्या रहता है कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रट बना देता हूँ सबसे पहले आपके सामने। बेसिकली दिस इज अ स्ट्रट विच आई एम डीलिंग अप विथ एंड दिस इज द गजेट प्लेट, दिस इज अ गजेट प्लेट, है ना। अब क्या है ना कि एक तो ये है कि इस स्ट्रट का एक प्लेन है, जहाँ जिस प्लेन के ऊपर ये स्ट्रट मतलब एग्जिस्ट करता है, जो मतलब जिसमें इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है उस प्लेन के अबाउट है, उस तो वो जो या तो इसके अबाउट वो बकल कर जाए, उस प्लेन के अबाउट, प्लेन के अंदर ही वो बकल करे, ठीक है। एक तो ये हो सकता है इन प्लेन बकलिंग, जिसके लिए हमने इससे पहले वाला केस को ये लिखा था, दिस इज फॉर इन प्लेन बकलिंग, दिस इज फॉर इन प्लेन। एक मिनट, इन प्लेन बकलिंग को कंसिडर करेंगे तो एल इफेक्टिव की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ प्लेन बकलिंग को कंसिडर करेंगे और अगर मेरे पास दो या दो से अधिक बोल्ट भी गिवन है, तब भी हम एल इफेक्टिव की वैल्यू को एल के बराबर ही लेके चलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जहां जहां पे आउट ऑफ प्लेन बकलिंग की बात आएगी, वहां पे हमारे पास जो भी बकलिंग होती है वो आउट ऑफ प्लेन बकलिंग जो होगी दैट इज गोइंग टू बी, वो आउट ऑफ प्लेन बकलिंग जो होगी दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड थ्रू एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल। तब भी हम एल इफेक्टिव की वैल्यू को एल के बराबर ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल। अब टैक रिवेटिंग या टैक बोल्टिंग की बात कर ली जाए, इससे पहले कनेक्शंस वाली यूनिट में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, यहाँ डिटेल में आपको बताऊंगा। टैकिंग और टैक रिवेटिंग या टैक रिवेटिंग बोलते हैं इसको, टैक रिवेटिंग या टैक बोल्टिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि व्हाट वी हैव इज दैट वी हैव दिस member and we have this another member। ये मैं उन दोनों मेंबरों को नीचे से आपको दिखा रहा हूं, और ये जो दोनों मेंबर हैं इसमें यहां जब मैं पहुंच जाऊंगा तो ये यहां पे दोनों मेंबर ओवरलैप कर जाएंगे। दिस इज अ गजेट प्लेट, इन दोनों के बीच में यहां एक गजेट प्लेट फंसी है, यहां दूसरी एक गजेट प्लेट फंसी हुई है, ठीक है। और ये जो दोनों मेंबर हैं ये हवा में लटके हुए, ठीक है। यानी यहाँ पे एक बोल्टिंग कर ली हमने, इधर एक बोल्ट ये ऐसे में लगा दिए हमने, और एक बोल्ट हमने ये ऐसे में लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बोल्ट हमने लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ओपन। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली दिस इज ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, और ये हमारे पास दोनों गजेट प्लेट्स हैं। कौन सी, ये गजेट प्लेट है और ये गजेट प्लेट है, ठीक है। तो ये जो दोनों मेंबर हैं ये क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक लगे हुए हैं, ठीक है। यानी एक मेंबर नहीं लगा है इस बार दो मेंबर लगे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन जो दोनों मेंबर है हमारे पास, ये अगर हम इसको ऊपर से देखें तो सिर्फ एक ही मेंबर नजर आएगा हमको। जैसे अगर हम इसको ऊपर से ऐसा देखने का कुछ प्रयास करें कि ये अगर मेरे पास एक गजेट प्लेट है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर से कुछ देखने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे ये दूसरी गजेट प्लेट है, ये देखो, क्योंकि गजेट प्लेट तो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया गजेट प्लेट को, ठीक है, और ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया उस मेंबर को। सो दिस इज अ मेंबर, ठीक है। द मेंबर इज गोइंग टू बी स्पानिंग, the member is going to be spanning between two gusset plates। ये दो गजेट प्लेट के बीच में ये मेंबर स्पान कर रहा है, और इसके ऊपर ये यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ और एक बोल्ट ये यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने दोनों बोल्ट को मैंने यहाँ पे आपके सामने, ये एक बोल्ट और ये एक बोल्ट, तो ये ऊपर से मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। तो दिस इज द प्लान एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। प्लान और क्रॉस सेक्शन ये है हमारे पास,
ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास दिस इज प्लान एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन, है ना। अब क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमारे पास ये हो रहा है कि ये जो दोनों पोर्शन है, यानी ये जो दोनों मेंबर हैं, ये जब तक यहाँ बीच में इस पोर्शन में रहेंगे तब तक ऐसा तो कर नहीं सकते कि इन दोनों को आपस में सेपरेटेड ही रखें, नहीं तो क्या होगा कि ये मेंबर अलग से बकल कर जाएगा और ये मेंबर अलग से बकल कर जाएगा। इन दोनों मेंबर की सेपरेट बकलिंग को रोकने के लिए हम लोगों ने एक तरीका सोचा और उस तरीके को हम लोग कहते हैं टैक रिवेटिंग। यानी क्या करो कि थोड़ी दूरी के अंतराल में क्या करो कि रिवेट्स लगा दो, यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 रिवेट लगा दिए अब हमने। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि जो दोनों मेंबर थे ये क्या है, ये एक दूसरे से एक तरीके से बंधे हुए हैं। क्या है, बंधे हुए हैं ये दोनों मेंबर और थ्रू आउट द लेंथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो these kind of rivets are known as tack rivets, इन्हीं को मैं कहता हूं टैक रिवेट्स। ठीक है, और टैक रिवेट्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, द स्पेसिंग बिटवीन दिस टैक रिवेट्स इज कैलकुलेटेड बाय द स्पेसिंग बिटवीन दिस टैक रिवेट्स इज कैलकुलेटेड बाय अ कंडीशन विच इज गिवन इन द कोड। कौन सी कंडीशन गिवन है कोड में? लैम्डा ऑफ कंपोनेंट यानी स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 and lambda of component should not be greater than 0.6 times lambda of whole strut। ये जो दोनों क्राइटेरिया है, इन दोनों का उपयोग करके हम स्पेसिंग बिटवीन टैक रिवेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों क्राइटेरिया क्यों वैलिड है? ये दोनों क्राइटेरिया इसलिए वैलिड है ताकि इन दोनों के ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बकलिंग जैसी चीज ना हो सके, यहाँ पे बकलिंग जैसी चीज ना हो सके। दैट इज व्हाई वी हैव दिस क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ कंपोनेंट के लिए हम इस कंपोनेंट को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह कंसिडर करेंगे और इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह लैम्डा हम इसका निकालेंगे, जो कि लैम्डा ऑफ कंपोनेंट इज लेंथ ऑफ कंपोनेंट, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम यानी इस पर्टिकुलर जो एक मेंबर है, इस एक मेंबर के लिए जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका उपयोग करके लैम्डा ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू को निकाला जाएगा। और फिर इस वैल्यू को या तो 40 से कम होनी चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, या तो 40 से कम होनी चाहिए, या तो 60% ऑफ होल स्ट्रट से कि लैम्डा से कम होनी चाहिए। अब लैम्डा ऑफ होल स्ट्रट क्या होता है? होल स्ट्रट क्या होता है लैम्डा? तो क्या ये पूरा होल स्ट्रट है, यानी ये पूरा का पूरा जो मेंबर है दिस इज नोन एज अ होल स्ट्रट। और इस होल स्ट्रट में हमारे पास 2 मेंबर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेंबर के लिए देखो लेंथ तो इन दोनों मेंबर की कांस्टेंट ही है, क्योंकि लेंथ तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो दूरी है दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव लेंथ, ये तो हमें पता ही है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या गई? प्रॉब्लम क्या गई कि अब जो आर मिनिमम की वैल्यू जो हम निकालेंगे उसको निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द रिलेशन रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पहले वाले सेक्शन का एरिया और दूसरे वाले सेक्शन का एरिया दोनों को ऐड करना है। क्या? क्योंकि इसमें ये मेंबर और ये मेंबर दोनों साथ में जुड़े हैं ना, तो इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ये मेंबर और इस मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐड करना है। और क्या करना है? एक इक्विवेलेंट आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट आई एक्स एक्स या आई वाई वाई एक्सिस को कैलकुलेट करना है। और ये जो है ये हमें कैलकुलेट करना है विद द यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करके इसको हमें कैलकुलेट करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करके। ठीक है, तब जब ये दोनों चीजें जब हम निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले को फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे, और फिर इस चेक को हम यूज करेंगे। इस चेक को यूज करने से हम इस LC की वैल्यू को निकालेंगे, और ये जो LC की वैल्यू है दिस इज द सेम एज दैट ऑफ द स्पेसिंग।
स्पेसिंग ऑफ टैक रिवेट्स, स्पेसिंग ऑफ टैक रिवेट्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टैक रिवेट्स की स्पेसिंग को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा, टैक रिवेट्स की स्पेसिंग के बारे में मैंने जो कुछ एक स्पेसिफिकेशन भी बताए थे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनको हमें एक्सीड नहीं करना। तो टैक रिवेट्स की जो पिच होती है, ये हम पिच निकाल रहे हैं, ये हम पिच निकाल रहे हैं टैक रिवेट्स की पिच को, पिच यानी लेंथ ऑफ बिटवीन टू टैक रिवेट्स। ठीक है, वही निकाल रहे हैं। इससे पहले वाले में भी ये जो LC है, दिस इज द पिच, पिच ये हमें कैलकुलेट करनी है। और फिर हमें इस पिच को कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। यानी ये जो पिच है ये मेरे पास नॉन प्लेट सेक्शन होना चाहिए, यानी फ्लैट सेक्शन का उपयोग नहीं करना है। प्लस कंप्रेशन में वो मेंबर होना चाहिए, प्लस कंप्रेशन में वो मेंबर होना चाहिए। जब वो मेंबर कंप्रेशन में हो और वो एक नॉन प्लेट सेक्शन हो, प्लेट सेक्शन तो मैंने बताया था ना, फ्लैट सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। इसके अलावा कोई सा भी सेक्शन आप लेके चलो और उस सेक्शन में अगर कंप्रेशन हो तो मेरे पास जो पिच की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 mm। किसी भी हालत में पिच की वैल्यू को 600 mm से ज़्यादा नहीं लेके चलना है हमें। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, नॉन प्लेट सेक्शन प्लस टेंशन। यानी अगर एक सेक्शन है जिसमें प्लेट का सेक्शन नहीं है, प्लेट के अलावा कोई सा भी सेक्शन हम लोग ले सकते हैं नॉन प्लेट सेक्शन। यानी या तो हम इसमें आई ले लें, या तो हम इसमें क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर ले लें। उसमें रेक्टेंगुलर तो ले नहीं सकते कि वो तो प्लेट सेक्शन हो गया, या तो हम सर्कुलर ले लें, ऐसा कुछ है, या ट्रायंगुलर ले लें, जो भी है सेक्शन। पर ये एक नॉन प्लेट सेक्शन होना चाहिए और उसमें टेंशन अगर है तो ये जो पिच है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इन दोनों का हमें उपयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और प्रोविज़न है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर एक एंगुलर सेक्शन है, जो कि एक स्पेशल प्रोविज़न है, एक एंगल सेक्शन हो, ठीक है, एंगल सेक्शन हो जिसमें टेंशन हमें देखने को मिले, तो उसके केस में दो क्राइटेरिया होते हैं, या तो 32 टाइम्स थिकनेस ऑफ द मेंबर और 300 mm। इन दोनों में से जो भी वैल्यू हमारे पास मिनिमम होती है उसको हम लोग मैक्सिमम पिच के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन फॉर पी मैक्स या मैक्सिमम पिच की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 केसेस बना के लिख दिए। तो इसके पहले वाली स्लाइड में हमने पी की वैल्यू को निकाला था, फिर इस पी की वैल्यू को हमने चेक किया। किससे चेक किया हमने पी की वैल्यू को? इससे चेक किया। ठीक है, इस रिलेशन से हमने चेक किया। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है देन ओके, उतने पिच पे उतने बोल्ट को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रट। नाउ I don't think that we should move forward because the class is getting too lengthy. पहले से 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो let us end this class over here, and in the next class we will be dealing up with the topic of lacing and batons. तो अगली क्लास बहुत रोचक होने वाली, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़रूर हम लोग उसमें कवर कर लें। साथ साथ में हम थियोरेटिकल और जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन स्टेप्स को हम ज़रूर पढ़ेंगे। एक बार उन स्टेप्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से लेसिंग और बेटन की डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, और लेसिंग और बेटन की डिज़ाइन के साथ ही देयर विल बी एंड ऑफ दिस टॉपिक। हम कंप्रेशन मेंबर को ख़त्म कर देंगे, एंड एज यू नो दैट कंप्रेशन मेंबर इज द सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद 2 टॉपिक और बच्चे हैं, एक है डिज़ाइन ऑफ बीम और एक है डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेस। तो आई डोंट थिंक दैट मच टाइम इज़ लेफ्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेक्चर और बचेंगे इसके बाद में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आई विल मीट यू टुमारो इन अ न्यू lecture with a new lecture on design of compression member. I thank you for being patient enough to listen to me. Thank you.